ध्यान दो सर, रिटर्न चैप्टर एज सच एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, आता ही है और आएगा ही, ठीक है। इजी चैप्टर होता है, कोई इतना खास हार्ड नहीं होता है सर। ये सब बकवास है, सब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। हम रिटर्न क्यों डालते हैं, हमारी इच्छा। हाँ ये पढ़ लो, ये एक बार एग्जाम में आया है सर, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलिंग रिटर्न। सर अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो उसके 2 फायदे हैं सर। आप एक एस्टिमेट कर सकते हो आपकी कितनी टैक्स लायबिलिटी है, और दूसरा सर रिटर्न फाइल करने से आप किसी दूसरे पर्सन को भी हेल्प करते हो उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालने में। कैसे? मेरा आउटवर्ड सामने वाले का इनवर्ड है, अबे मैं नहीं डालूंगा तो उसका इनवर्ड कैसे आएगा, समझ आया? ठीक है, आपको पता है ना रिटर्न में मैंने ये चीज समझाई थी सर, ऑटो पॉपुलेट होता है। जैसे ही हम GSTR1 डालते हैं, सामने वाले के GSTR2A B में रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये सब नहीं पढ़ने की जरूरत है। GST में रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली होती है सर, मैनुअल नहीं होती है। और यहाँ से पढ़ते हैं, सेक्शन 37 ये बोलता है सर, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको GSTR1 डालना पड़ेगा सर, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स डालना पड़ता है सर, ठीक है। सरकार ने बोला एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट फॉलोइंग। कुछ लोग हैं जिनको बाहर रखा गया है सर। मैं पूछा इन लोगों को बाहर क्यों रखा गया, इन लोग नहीं डालेंगे रिटर्न? सरकार बोली अरे पागल, इन लोग के लिए अलग फॉर्म होता है, इनके लिए फॉर्म ही अलग है। जैसे नॉन रेसिडेंट है तो GSTR5 है, इनके लिए फॉर्म अलग है। इन लोग भी आउटवर्ड डिटेल डालते हैं बट इनके लिए अलग है सर, फॉर्म अलग है। तो सरकार ने बोला सर कोई भी पर्सन जो आउटवर्ड सप्लाई करता है उसको GSTR1 डालना पड़ता है, चाहे मंथली हो चाहे क्वार्टरली हो, डिपेंड करेगा सर, उनको डालना पड़ेगा सर। सारी बात समझ। पर एक खास बात है, GSTR1 आपको तब भी डालना पड़ेगा जब आपका आउटवर्ड सप्लाई निल हो, और अगर निल है तो आप चाहो तो SMS के थ्रू डाल सकते हो सर, समझ आ रहा है? ठीक है, अच्छा अब एक चीजें सीखते हैं, ठीक, इसको सुनते हैं और समझते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अबे पीरियड क्या, हाँ ये रहा, देखना ध्यान देना सर। जनवरी मंथ है, इसका GSTR कब डालूंगा सर? 11 Feb लास्ट डेट है सर GSTR1 डालने की। सर जनवरी का ना 20 Feb तक मैं डालता हूं GSTR3B, क्लियर है? ये 2 रिटर्न डालता हूं सर। ये आउटवर्ड की सप्लाई की डिटेल होती है और ये पेमेंट की बात होती है, कितना GST पे करने का बन रहा है। अब मैंने आप लोगों को बताया था सर 11 Feb में मैंने जब GSTR1 डाल दिया तो डालने के बाद मेरे को समझ आया ओ माय गॉड मेरे से तो एक मिस्टेक हो गई है, मैं एक ठोक आउटवर्ड सप्लाई डालना भूल गया। जानबूझ के नहीं किया मैंने, अनजाने में गलती से एक बिल मेरे से डालना भूल गया। अब मेरे से डालना भूल गया तो सामने वाले को रिटर्न में भी नहीं दिखेगा, मेरा आउटवर्ड ही नहीं है तो उसका रिटर्न कैसे होगा सर, मतलब उसका इन्वर्ट कैसे होगा सर? तो सरकार ने एक नया कंसेप्ट लेके आया। सरकार बोली कोई बात नहीं, आप GSTR1A फाइल कर लो, आप GSTR1A फाइल कर लो। मैं बोला ये क्या होगा? सरकार बोली ध्यान से सुनना, ऐसा कोई भी पर्सन जो GSTR1 में कोई डिटेल डालना भूल गया है और डेट निकल गई है GSTR1 की, तो उस केस में सरकार बोलती है उसको GSTR1A फाइल करना हम अलाउ करते हैं। मैं बोला कब तक? ये भी तो क्वेश्चन है ना, कब तक? अब देखो इन्होंने क्या बोला, however the said person after furnishing GSTR1 for the tax period but before filing a form GSTR3B फाइल करने के पहले सर वो खुद से एडिशनल डिटेल GSTR1 में डाल सकता है सर। तो मैं बोला अच्छा, मेरे को एक बात समझ आ गई, GSTR1A डालने के लिए मेरे पास टाइम पीरियड कितना है सर? सर 12 Feb से लेके 19 Feb तक, इसके बाद नहीं डाल पाऊंगा सर मैं। ये क्लियर हुआ सबको? सबके बैठा दिमाग में, समझ आया ना सबको? तो ये एक अमेंडमेंट है जो GSTR1 हमें डालने अलाउ करा गया है सर, ठीक है। आपको डिटेल्स रेसिपिएंट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। GSTR1 की ड्यू डेट क्या हो गई है सर? अब 11th हो गई है। एक जमाने में 10th हुआ करती थी, अब वो क्या हो गई है? 11th हो गई है सर। चाहो तो क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल कर सकते हो सर, QRMP स्कीम वाले हो तो क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। अगर QRMP स्कीम वाले हो
तो इन लोगों के लिए कहानी अलग होती है सर। इन लोगों के लिए कैसे होती है समझना सर। मान लो अगर आप QRMP स्कीम वाले हो तो सरकार बोलती है उस केस में छोटे लोग हैं ये, क्वार्टरली चलते हैं ये लोग, तो सरकार बोली सुनो अप्रैल मई जून एंड जुलाई, समझना ध्यान से सुनना समझना। सरकार इनको बोली सर आप ना अप्रैल मंथ में GSTR 1 मत डालो, मई मंथ में भी GSTR 1 मत डालो, जून मंथ का GSTR 1 आप 11th को डाल लेना जुलाई को। मैं बोला तो शुरू के 2 महीने में क्या डालूं, शुरू के 2 महीने में कुछ डालू ही नहीं। सरकार बोली नहीं नहीं पागल है क्या, तो कुछ भी नहीं डालेगा तो सामने वाले के इन्वर्ट में नहीं दिखेगा, वो बेचारा क्रेडिट कैसे लेगा। तो मैं बोला मैं क्या डालूं फिर, सरकार बोली आप डाल दो IFF पहले 2 महीने। मैं बोला ये क्या होता है, बोले इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जहां पर आप अपना इनवॉइस अपलोड कर देते हो। ये GSTR नहीं है सर, ये GSTR 1 नहीं है, GSTR 1 तो ये है। तो आप IFF डालते हो, क्यों डालते हो, ताकि सामने वाले की इन्वर्ट में दिखे बेचारा क्रेडिट ले पाए, नहीं तो वो क्रेडिट कैसे लेगा। मैं बोला मेरे मन में एक क्वेश्चन है, जो मैंने अप्रैल मंथ का IFF डाला है उसमें जो आउटवर्ड की डिटेल डाली है क्या GSTR 1 में वापस डालना पड़ेगा। सरकार बोली पागल है, जब तू यहां पर एक बार दिखा चुका है तो दोबारा उसको GSTR 1 में क्यों दिखाएगा। मैं बोला तो कैसे होता होगा, बोले अपने आप दिख जाता है, वो तेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा। पर सरकार ने बोला एक कंडीशन है, IFF तू तभी डाल सकता है, IFF तू तभी डाल सकता है जब तेरे महीने का 50 लाख से ऊपर का ना हो। अगर महीने का तेरा 50 लाख से ऊपर चले गया तो तू IFF भी नहीं डाल पाएगा। समझ आया। अब इनके लिए जो GSTR 1 फाइल करने की ड्यू डेट है नॉर्मली कितनी होती है 11, बट इनके लिए सरकार ने चेंज किया। सरकार ने बोला नहीं नहीं हम इन्हें 11 नहीं बोलते, हम इन्हें 13 बोलते हैं। मैं बोला 13 क्यों, बोले सुन साइट क्रैश हो जाएगी। बोला ये अच्छा रीजन था, बोला गुड अप्रिशिएटेड, साइट क्रैश हो जाएगी क्योंकि 11 तारीख को पूरी दुनिया डाल रही है, मंथली वाले बड़े बड़े लोग डाल रहे होंगे, 11 को बड़े लोग को भी डलवाओ छोटे लोग को भी डलवाओ, लिख के ले लो साइट क्रैश हो जाएगी। वैसे भी होती है बट सरकार को अपनी औकात पता है। समझ आया बेटा दिमाग में। तो पहले 2 महीने हम IFF डालेंगे प्रोवाइडेड 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए बिल, तो आप IFF डालोगे। 50 लाख से ऊपर हो गया तो IFF नहीं डाल सकते सर, फिर डायरेक्टली सीधा GSTR 1 में जाएगी कहानी। समझ आया, क्लियर हुआ सबको, ठीक है। जो आप IFF डालोगे वो सामने वाले के 2A 2B में रिफ्लेक्ट करेगा सर, ठीक है। कुछ केसेस है जहां पर आप GSTR 1 नहीं डाल सकते, गवर्नमेंट आपको रोक के रखती कि आपको GSTR 1 हम डालने नहीं देंगे। मैं बोला बताओ। सरकार बोली पिछले महीने का GST पे किया था, मैं बोला भूल गया। सरकार बोली तो इस महीने तू GSTR 1 नहीं डाल सकता अगर तू पिछले महीने का GSTR डालना भूल गया 3B। समझ आया। अगला सर QRMP स्कीम वाला है और QRMP स्कीम के केस में भी GSTR 3B फाइल नहीं किया है तो भी तो इस बार GSTR 1 नहीं डाल पाएगा, तो आपको GSTR 3B तो डालना ही पड़ेगा सर। 3B नहीं डाला है तो इस बार का GSTR 1 भी नहीं डालेगा। पिछली बार GST का पेमेंट नहीं किया तो इस बार GSTR 1 नहीं डाल पाओगे। अगला ये बड़ा प्यारा है सर, ये प्रोविजन अपन सीखेंगे वैसे तो रूल 88C और 88B ये बहुत अच्छे सीखेंगे सर, ठीक है। एक आदमी है जिसने GSTR 1 डाला और GSTR 1 में अपनी डिटेल्स दिखाई, डिटेल्स ज्यादा दिखाई, बट जब GST पे करने की बारी आई तो उसने GSTR 3B में कम पे किया, एक्सेस सप्लाई दिखाया, पेमेंट करते टाइम टैक्स जानबूझ के कम पे किया। तो सरकार ने जब तक ये तू बचा हुआ पैसा डिपॉजिट नहीं करता ना साले, तेरे को इस बार GSTR 1 डालने नहीं देंगे हम। समझ आया बैठा दिमाग में। अगला केस,
एक आदमी ने जीएसटीआर 1 तो सही डाला बट क्रेडिट ज्यादा ले लिया, तो सरकार बोली ठीक है क्रेडिट लिया, बता कहां से आई ये क्रेडिट। सर आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया कि क्रेडिट कहां से आई, क्यों आई, किस लिए आई, ये पढ़ेंगे अपन रूल 88D। तो सरकार बोलती अगर आपने क्रेडिट ज्यादा ले लिया और जीएसटी कम पे किया तो उस केस में भी हम आपको जीएसटीआर 1 डालने नहीं देंगे अगले महीने का। समझ आ रहा है, बैठा दिमाग में। अगला, आपने बैंक डिटेल्स फर्निश नहीं की। मैं बोले ये तो मैं पढ़ के आया, साला बैंक डिटेल्स देना पड़ता है, कितने दिन, 30 डेज के अंदर अपन को बैंक डिटेल्स देनी पड़ती है। 30 डेज के अंदर अगर आप बैंक डिटेल्स नहीं दिए तो जीएसटीआर 1 नहीं डाल पाओगे। समझ आया। और मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी है जीएसटीआर 1 फाइल करने की, 3 इयर्स। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पीरियड। आगे बढ़ते हैं। सर सरकार ने बोला 2 ऐसे लोग हैं, नॉर्मली क्या होता है ध्यान देना सर। सर मान लो मेरे को जनवरी मंथ का जीएसटीआर डालना है 1, तो जीएसटीआर 1 में डाल सकता हूं सर 1 फेब से लेके 11 फेब के बीच में, या 11 फेब तक, इस तक मैं डाल सकता हूं जीएसटीआर 1। सरकार ने बोला कोई भी इंसान 1 फेब के पहले नहीं डाल सकता जीएसटीआर 1, उसको जनवरी खत्म होने तक का वेट करना ही पड़ेगा। बट सरकार बोली 2 लोग हैं जो ना भी वेट करे तो हमें चलेगा। एक आदमी जो अपना बिजनेस बंद करके भाग रहा है, एक आदमी जो जीएसटी से खत्म हो जा रहा है, जीएसटी में काम करने से बंद हो जा रहा है। सरकार बोली इनको पूरा महीना वेट नहीं करना पड़ेगा, ये अगर 15 जनवरी को भी जीएसटीआर 1 डालना चाहे तो डाल सकते हैं ये 2 लोग। क्योंकि समझो ना, ये चले जाएंगे, भाग जाएंगे, इनसे आप बोलोगे कि बाद में वेट करके डालना, ये बाद में वेट नहीं करेंगे सर, ये भाग जाएंगे, देंगे ही नहीं जीएसटी। समझ आई बात। इसके बाद चाहो तो ये क्वेश्चन रीड कर सकते हो। ये पढ़ लो अच्छे से, ये आने के बहुत चांसेस हैं। इनवॉइस वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल। सर अगर अपन जीएसटीआर 1 डाल रहे हैं, कब कब इनवॉइस वाइज डिटेल डालनी पड़ेगी, कब कब कंसोलिडेटेड डिटेल डालनी पड़ेगी। सरकार बोलती है अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो और सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो वो क्रेडिट लेगा नहीं सर, आप कंसोलिडेट करके बिल एक साथ डिटेल डाल दो। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो और सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो सरकार बोलती है अगर वैल्यू 1 लाख से ज्यादा नहीं है तो आप कंसोलिडेट कर सकते हो, अप टू 1 लाख कंसोलिडेट कर सकते हो। 1 लाख से ऊपर चले गया तो कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे। सरकार बोली अगर इंटर स्टेट है, ठीक है, और रजिस्टर्ड पर्सन है, इंटर और इंटर स्टेट टू रजिस्टर्ड पर्सन है, तो सरकार बोली एक एक बिल की डिटेल जाएगी सर। मैं बोला क्यों? सरकार बोली अबे गधे वो क्रेडिट लेने वाला है, एक एक बिल की डिटेल नहीं डालेगा तो क्रेडिट कैसे लेगा। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो सरकार बोली वैल्यू इनवॉइस की अगर 1 लाख से एक्सीड करी तो बात आएगी सर इनवॉइस वाइज डिटेल की। ये एप्लीकेबल हुआ है 10/7/2024 से सर, ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये इसका चार्ट है। B2B के केस में अगर इंटर हो या इंट्रा हो, एक एक इनवॉइस वाइज डिटेल जाती है। B2C के केस में पहले बताओ इंटर है कि इंट्रा है। इंट्रा है तो कंसोलिडेट कर लो, इंटर है तो सर चेक करो वैल्यू 1 लाख से कम है या 1 लाख है तो सर क्या होगा, कंसोलिडेट। 1 लाख से ऊपर चले गए तो इनवॉइस वाइज डिटेल्स। इसके बाद ये सब हम पढ़ चुके हैं, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं ये सब नहीं पढ़ना पड़ता है, ये मैंने आपको समझाया सर। अमेंडमेंट इन डिटेल ऑफ आउटपुट सप्लाई फर्निश फॉर द प्रायर पीरियड। अमेंडमेंट मतलब कुछ चेंजेस, मिसमैच हो रहा होगा, कुछ चेंजेस, अमाउंट का चेंज हो गया होगा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिफंड वाउचर, ये सब चेंजेस है सर। सरकार बोली जितनी भी गलतियां हो रही है आपसे, कोई एंट्री मिसमैच हो गई, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स है, कम पेमेंट है, टैक्स के साथ इंटरेस्ट पे कर रहे हो, सरकार बोली गलतियां सुधारने का समय सर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक
और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, दोनों में विच एवर इज अर्लियर तक आप गलतियां सुधार सकते हो सर, उसके बाद नहीं। सेक्शन 38 बोलता है सर कि जो भी आप इनवर्ट डिटेल डालोगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट होगी, वो आपको रेसिपिएंट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जीएसटीआर 2A जो होता है वो रियल टाइम में अपडेट होता है। रियल टाइम मतलब आपने जीएसटीआर 1 डाला और 2A में उसके रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। 2B जो होता है वो मंथली बेसिस में होता है सर, 2B मंथली, ठीक है। इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद है अब भी सिखाया था एडिशनल डिटेल किस में डालते हैं, 1A में। अब इन्होंने क्या बोला, अच्छा एक बार आपको मौका दिया, आप बताओ 1A में जो अपन डिटेल डाले वो सामने वाले को उसकी क्रेडिट पे कब दिखेगा, पढ़ो। अच्छी, उसी टाइम लिख जाएगा। बताओ भाई, वैसे तो ये क्रेडिट के लिए बताया नहीं है, क्रेडिट के लिए नीचे आएगा। ये क्या बोला है पता है, किसी को समझ आ रहा है क्या लिखा है? ये बताया कि जीएसटीआर 1A में डिटेल्स डालने के लिए कितना टाइम पीरियड है आपके पास। टाइम पीरियड तो हम अभी पढ़ के आए सर, ये वही है। इसके बाद खास नहीं है, नहीं ये सब नहीं। आओ अगला सेक्शन 39 देखो सर। सेक्शन 39 क्या है सर? GSTR 3B फाइल होता है सर। सर 3B कब फाइल होता है? मंथली सर, अप टू 20th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ को होता है सर। QRMP स्कीम वालों के लिए भी कहानी है सर, GSTR 3 भी तो उन्हें भी फाइल करना पड़ता है। QRMP स्कीम वालों के लिए ना दो ऑप्शन होते हैं, अभी अपन नीचे पढ़ेंगे। रिटर्न टू बी फाइल्ड इवन इफ नो टैक्स सप्लाई इज मेड। रेक्टिफिकेशन वाली कहानियां सेम है, रेक्टिफिकेशन वही टाइम पीरियड है, मैक्सिमम टाइम पीरियड वही है, ठीक है। अगर आपका पेमेंट नहीं आ रहा है टैक्स करने का, तब आप क्या बोलते हैं, एसएमएस के थ्रू फाइल कर सकते हो सर जीएसटीआर 3 भी। अगर आपका टैक्स पे करने का आया है तो आप एसएमएस के थ्रू जीएसटीआर 3 भी नहीं डाल सकते। फॉर्म जीएसटी सीएमपी 08 ये किसके लिए होता है? कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए। ये भी डाल सकते हो आप एसएमएस के थ्रू, प्रोवाइडेड नील होना चाहिए, अगर पेमेंट आएगा तो नहीं डाल सकते। आओ सर, क्यूआरएमपी स्कीम किसको मिलती है सर? ऐसा कोई भी पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है सर इन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसको क्यूआरएमपी स्कीम मिलती है सर। 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो आप क्यूआरएमपी स्कीम इस साल ले सकते हो सर, ठीक है। एक साल में एक बार एक्सरसाइज होता है ऑप्शन, जब तक लैप्स नहीं होता तब तक आप इसी ऑप्शन में चलते हो। आप इससे ऑप्ट आउट कर सकते हो, मेरे को कोई ये बता दे समझा दे तो मान जाऊं सर। हम इसको इस स्कीम से कब ऑप्ट आउट कर सकते हैं, कब इस स्कीम से हम बाहर निकल सकते हैं, पढ़ के बताओ। घूम गए? देखो सिंपल बोला सर, अगर मान लो अप्रैल मई और जून ये वाले क्वार्टर में मेरे को क्यूआरएमपी स्कीम में काम नहीं करना है, सरकार बोली कोई बात नहीं। इसके पहले वाला क्वार्टर कौन सा था? मैं बोला जनवरी, फेब और मार्च। सरकार बोली फेब का फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर, फर्स्ट फेब, ठीक है, टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। कौन सा है?
अप्रैल का लास्ट, 30 अप्रैल तक तेरे पास टाइम है। तो हमें बता दे ये स्कीम में कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं। और या तो फिर अगर तेरा टर्नओवर एक्सीड कर गया 5 करोड़ से तो तू एलिजिबल नहीं है, बाहर हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है, ये पॉइंट कई बार एग्जाम में आ जाता है। सर एक आदमी चाहे तो एक जगह के लिए QRMP स्कीम ले सकता है और एक जगह के लिए नॉर्मल स्कीम में चल सकता है। कंपोजिशन नहीं है ये कंपोजिशन नहीं है सर, ये ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट द ऑप्शन टू अवेल द QRMP स्कीम इन GSTN वाइज देयरफॉर अ डिस्टिंक्ट पर्सन, मान लो वर्धमान सर की एक ब्रांच है रायपुर में और एक ब्रांच मुंबई में, तो सरकार बोली वर्धमान सर ऐसा कर सकते हैं कि रायपुर वाली ब्रांच के लिए नॉर्मल स्कीम में चले, मुंबई वाली ब्रांच के लिए QRMP में चले, ठीक है। Have the option to avail QRMP scheme for one or more GSTN number. In other words, some GSTNs for PAN can opt for the QRMP scheme and remaining GSTN may not opt for such a scheme. समझ आया? इनको क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, GSTR1 मैंने आपको बताया था सर, ठीक है। इन लोग IFF फाइल करते हैं प्रोवाइडेड किससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए वैल्यू 50 लाख, ठीक है। इन लोग मंथली पे करते हैं टैक्स, ठीक है। इन फॉर्म GST PMT 06 कब तक पे करते हैं 25th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, सक्सीडिंग मतलब अप्रैल का कब पे करेंगे 25th ऑफ मई को, जून पहुंच गया था अभी, 25th मई को। इनको पे करने का 2 तरीका दिया गया। मेरा एक क्वेश्चन है, इनको पे करने का 2 तरीका क्यों दिया? समझ नहीं रहे हो? इन लोग पहले 2 महीने GSTR1 नहीं डालते, अबे तो आउटवर्ड सप्लाई नहीं पता है तो GST कैसे पे करेंगे इन लोग? आप तो बोल दियो कि अप्रैल का 25th मई को पे करना है, अबे क्या पे करूं मैं, तो GSTR1 ही नहीं डालो। एक स्टूडेंट बोला सर IFF डाला है, IFF भी नहीं डालो, ले अब 50 लाख से ऊपर में IFF नहीं होता, IFF भी नहीं डालो, अब कैसे पता चलेगा कितना GST पे करने का बन रहा है? तो सरकार बोली इनके पास 2 तरीके हैं निकालने के, एक होता है फिक्स सम और नीचे अपन सेल्फ असेसमेंट पढ़ेंगे सर। सबसे पहले फिक्स सम, फिक्स सम में सरकार बोलती है सर देखो सबसे पहला केस है 35% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर। अगर आप वेयर द रिटर्न वॉज फर्निश्ड क्वार्टरली, अगर कोई आदमी पहले क्वार्टरली चल रहा था तो पिछले क्वार्टर में जितना भी टैक्स पे किया था उसका 35% और इक्वल टू द टैक्स पेड इन कैश इन द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर वेयर द रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड मंथली। अगर मंथली रहा तो क्या बोला, लास्ट मंथ में जितना GST पे किए थे 100% पे करना है इस बार इस मंथ में। क्वार्टरली रहा तो पिछले क्वार्टर का 35% और अगर क्वार्टर नहीं रहा तो ये देख लो क्वार्टरली 35% और अगर मंथली रहा तो लास्ट मंथ जितना भी रहा 100%, 100 ये 35%। समझ आया? चाहो तो सेल्फ असेस खुद करके सेल्फ असेस करके भी पे कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है सर। अब देखो अप्रैल, ध्यान देना सर, अप्रैल मई जून, अप्रैल के लिए इसने IFF डाल दिया और GST PMT 06 के थ्रू पेमेंट भी कर दिया। ये अप्रैल के लिए किया, ये मई के लिए किया, जून में इसने क्या डाल दिया था GSTR1 डाल दिया था। अब सरकार बोली जून का GSTR3 भी तो डालेगा। मैं बोला 3B डालने की अलग डेट होगी, बोले समझदार हो गया तू, 3B डालने की सरकार बोली अलग अलग डेट। अब तू बता तू कौन से स्टेट में रहता है? मैं बोला मैं छत्तीसगढ़। सरकार बोली 22 को डाल देना। मैं बोला अच्छा पंजाब में रहता तो? बोले 24 को डाल देना। मैं बोला एग्जाम में रट के ना स्टेट? बोले नहीं छोड़ के जा, कोई नहीं रटता ये स्टेट्स, कोई नहीं रट सकता। पागल हो क्या? पूरे इंडिया के स्टेट्स रटोगे? जाओ रटो 29 स्टेट्स।
यही बचा है अब जीवन में। आ रही बात समझ? अगला देखो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। सर अगर आपने फिक्स सम मेथड ऑप्ट किया है तो फिक्स सम मेथड के हिसाब से 35% या 100% पे करने का बनता है। अगर आपने 35% या 100% जितना पे करने का बनता है, अगर आपने उतना पे कर दिया बिफोर द ड्यू डेट, और मान लो बाद में जब आपकी फाइनल लाइबिलिटी निकालने गए तो पता चला आपने कम पे किया था, आपका ज्यादा पे करने का बनता है, सरकार आपसे इंटरेस्ट नहीं लेगी, क्योंकि आपने जितना पे करना चाहिए था एक फिक्स परसेंटेज, उतना ईमानदारी से बिफोर ड्यू डेट पे कर दिया। पर अगर मान लो आपने बिफोर ड्यू डेट 35% या 100% पे करना चाहिए था, नहीं पे किया, बाद में पे किया, ड्यू डेट के बाद पे किया, और बाद में पता चला ले भाई तेरा तो ज्यादा बनता था, तू कम पे किया है, तो सरकार बोलेगी अब हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि आप ड्यू डेट के बाद पे कर रहे हो। हरी बात समझ? तो ड्यू डेट के पहले अगर अपन पे कर दे, भले ही कम पे किए इंटरेस्ट नहीं होता, ड्यू डेट के बाद पे किए और उसके बाद अगर कम पे करते तो इंटरेस्ट आ जाता है पिक्चर में। समझ आई बात? ये दो इलस्ट्रेशन पढ़ो, मेरी बात समझ आ जाएगी। पढ़ो ये दोनों इलस्ट्रेशन। एक मिनट हर्ष बुक दिखा दो, ये सामने से पढ़ना भाई। बीस पेज तो ऐसे ही हो गए। पहले वाला समझ आया? ड्यू डेट के बाद अंदर पेमेंट कर दिया, भले ही कम पे किया बट इंटरेस्ट नहीं लिया उससे। सेकंड वाला पढ़ो ना। पहले तो 500 सिटअप कर। नहीं, मैं तो कल ही बता दिया था। हाँ, वो धोखेबाज है, मार उसको। वो आधा छोड़वा दिया उसका। आधा क्या, पूरा छोड़वा दिया तू उसका। अब क्या समझ आएगा उसको रिटर्न? अब नहीं आने वाला उसको समझ रिटर्न। समझ आया सबको? सेकेंड वाले केस में समझ आया? वो ड्यू डेट के बाद फाइल किया तो कम पे किया, तो हम उसमें क्या ले गए? इंटरेस्ट ले गए सर। समझ आया? सेल्फ असेस टैक्स में तो कम पे करोगे तो टैक्स में इंटरेस्ट लग जाता है। अब और रूल 88C समझते हैं, ये क्या है ध्यान से सुनना। ठीक है, एक आदमी अपना जीएसटीआर 1 डाला, ठीक है, और जीएसटीआर 1 में उसने 10 लाख रुपए का टैक्स पे करने का दिखाया सर। बट जब जीएसटीआर 3B में टैक्स पे करा तो उसने जानबूझ के सिर्फ 4 ही लाख पे किया। सरकार बोली कम क्यों पे किया? जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B दोनों में डिफरेंसेस है सर। तो सरकार आपको नोटिस भेजती है, बताइए आपने क्यों पे कम किया।
तो सरकार आपको जिंदगी में दो ऑप्शन देती है, या तो तू पे कर दे, और इस बार पे करेगा तो इंटरेस्ट के साथ पे करेगा क्योंकि तू लेट है, और फॉर्म जीएसटी DRC 03 DRC होता है जिसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं सर। और नहीं तो आजा तू और मैं लड़ लेते हैं, चल अपील अपील खेलेंगे, वही तो जीवन में बात है। या तो तू हमारी बात मान ले चुपचाप, नहीं तो लड़ लेते हैं सर। अब हो सकता है सर आप पे कर दो, और नहीं तो सरकार को समझाओ 7 दिन के अंदर कि तुमने पे कम क्यों किया। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल अपॉन द रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन, या तो आप पे कर दो, मैं तो आपको बोल रहा हूं पहला ऑप्शन है पे कर दो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, रिप्लाई करो नोटिस का 7 दिन के अंदर। अगर उनको रिप्लाई अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो आपके खिलाफ रिकवरी प्रोसीडिंग, आपका घर बेच देंगे, आपको बेच देंगे, आपकी किडनी बेच देंगे और रिकवर कर लेंगे सर। समझ आई बात? ये था रूल 88C। अगला है रूल 88D। अब ये क्या है सर 88C में हमने ये सीखा कि कोई भी पर्सन जहां पर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ज्यादा दिखाता है बट जब पेमेंट करने जाता है तो कम पे करता है। रूल 88D वो है सर, कोई आदमी अलग ही लेवल का चोर है, क्रेडिट ज्यादा ले रहा है और जानबूझ के टैक्स कम पे कर रहा है 3B में। यहां पर GSTR 2A 2B से रिफ्लेक्ट करेगा। 2A रियल टाइम अपडेट, 2B में मंथली दिखा, जितना क्रेडिट है उससे ज्यादा क्रेडिट ले लिया और टैक्स कम पे कर रहा है। सरकार बोली आओ बैठो, फिर वही बात है, माहौल बनाते। दो जिंदगी में ऑप्शन है, या तो पे कर दे विथ इंटरेस्ट, और नहीं पे कर रहा है तो रीजन एक्सप्लेन कर दे भाई। और ये बात समझ बैठा दिमाग में, पे कर दिया तो बात खत्म हो जाएगी तेरी मेरी, और नहीं तो अपन लड़ेंगे और फिर कल के दिन शो कॉज खेलेंगे अपन। समझ आया? और तेरे खिलाफ फिर रिकवरी भी कर सकते हैं हम। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? अगला स्पेशल रिटर्न कंपोजिशन स्कीम हम पढ़ के आए। कंपोजिशन स्कीम वालों को क्या करना पड़ता है? क्या क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना है? हाँ सर, फॉर्म GST CMP 08 में क्वार्टरली फाइल करते हैं सर। 18th ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर, अप्रैल मई जून का 18 जुलाई को सर। सर रिटर्न इन लोग एनुअली डालते हैं सर। रिटर्न डालने की ड्यू डेट क्या है सर? 30th ऑफ डे ऑफ द जून सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। तो 24 25 का कब तक डालेंगे? 30 जून। समझ आया? बैठा दिमाग में? ठीक है। फॉर्म GSTR 4 डालते, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। ऑटो पॉपुलेट होता है इनवर्ट सप्लाई सर GSTR 4A में, बट क्या कंपोजिशन स्कीम वाले क्रेडिट ले सकते हैं? नहीं, क्रेडिट नहीं ले सकते ये लोग, ठीक है। बाकी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सरकार इनको बोली तुम तो बैठो मंथली डालोगे, कब तक डालोगे सर? पहले तो फॉर्म समझ लो, तुम्हारा फॉर्म GSTR 5 है। लास्ट डेट क्या है तुम्हारे लिए? 13th डे आफ्टर द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ। तो जनवरी का कब तक? 13 Feb तक, और विद इन 7 days आफ्टर द लास्ट वैलिडिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन। तुम्हारी वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन दोनों में विचएवर इज अर्लियर सर। ये हमें क्वेश्चन में देता है, वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन हमें क्वेश्चन में देता है, नहीं तो मैं कैसे ढूंढूंगा? एग्जाम में आज तक इससे थ्योरी क्वेश्चन आया है, प्रैक्टिकल नहीं, बट थ्योरी बहुत आता है, बहुत आता है। MCQ में आता है, लिखने को आता है, सब आता है। आगे ये नहीं पढ़ना है, ये बकवास। अगला है UIN, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये किनको मिलता है सर? बड़े बड़े लोगों को। इन लोग फॉर्म फाइल करते हैं GSTR 11 सर, ठीक है। अगला TDS वाले लोग, TDS वाले लोग हम पढ़ के आए, TDS की पूरी डिटेल्स हम पढ़ के आए सर। 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ को आपको TDS का रिटर्न फाइल करना पड़ता है सर। GSTR 7 होता है सर इनके लिए, बट इनके लिए एक अमेंडमेंट है सर, और ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी मंथ गवर्नमेंट ने किसी का TDS नहीं भी काटा है तो भी उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है इससे, प्रैक्टिकल तो क्या ही आएगा, ठीक। TCS वाले लोग, इनको हमने बोला सर फॉर्म GSTR 8 है सर आपके लिए, वही 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ को फाइल करते हो सर। कहानी वही है, रेक्टिफिकेशन करना है तो सेम टाइम पीरियड है। सामने वाला TCS क्लेम कर सकता है जितना आपने उसका TCS काटा है सर। अगला है फर्स्ट रिटर्न। फर्स्ट रिटर्न क्या होता है सर? कोई भी पर्सन जब रजिस्टर हुआ है, रजिस्टर होने के बाद रिवाइज किया इनवॉइस, रिवाइज करने के बाद जो पहली रिटर्न डाला उसको बोलते हैं फर्स्ट रिटर्न। समझ आ रहा है?
अगला है एनुअल रिटर्न, नाम से ही क्लियर हो रहा है सर, साल में एक बार डलती है सर। कब डलती है? 31 दिसंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एनुअल रिटर्न। तो सर अगर 24-25 है तो 24-25 के एनुअल रिटर्न कब डलेगी? 31 दिसंबर 2025 को। अब समझ आया सी लोगों का न्यू ईयर कैसे बनता है? ऐसे बनाते हैं न्यू ईयर हम, समझ आई बात? सरकार बोली एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दिस लोग, ये लोगों के लिए अलग फॉर्म है सर, इनको छोड़ दो। सबको एनुअल रिटर्न डालना पड़ेगा इंक्लूडिंग सेल्फ सर्टिफिकेशन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर ये सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसको फाइल करना पड़ता है? अभी अपन नीचे पढ़ेंगे सर। आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकल अथॉरिटी को एग्जाम करके रखा है सर एनुअल रिटर्न डालने से, ठीक है सर। क्या कंपोजिशन स्कीम वालों को भी एनुअल रिटर्न डालना पड़ता है? सबको डालना पड़ता है सर। एनुअल रिटर्न का फॉर्म क्या है? फॉर्म GSTR 9 होता है सर एनुअल रिटर्न का, ठीक है। कंपोजिशन वालों के लिए 9 है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए 9B है सर। क्या बोलते हैं? सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो होता है सर वो 9C में जाता है सर। ये उन्हीं के लिए जाता है जिनका सर एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से एक्सीड करता है, वही लोग सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करते हैं सर। अगर 5 करोड़ से कम है तो नहीं फाइल करते सर। फाइनल रिटर्न ये कब डालना पड़ता है? बहुत आता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, थ्योरी क्वेश्चन MCQs में बहुत आता है सर। फाइनल रिटर्न नाम से क्लियर होता है, जब कोई आदमी आखिरी बार जिंदगी में GST में काम कर रहा है तो सर उसने अप्लाई किया होगा GST में कैंसिलेशन के लिए, तो जिस दिन उसका कैंसिल हुआ या जिस दिन ऑर्डर पास हुआ कैंसिलेशन का, जिस दिन वो अप्लाई किया कैंसिलेशन के लिए और जिस दिन ऑर्डर पास हुआ कैंसिलेशन में, दोनों में विच एवर इज लेटर, जो लेटर वाली डेट आएगी उससे 3 महीना दिया जाएगा आपको फाइनल रिटर्न डालने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना। आपको क्या लगता है एक दिन में काम हो जाएगा? फाइनल रिटर्न का फॉर्म है GSTR 10। ये नोटिस टू डिफॉल्टर नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। लेट फी पढ़ना है तो पढ़ लो, बट बहुत मुश्किल है इतनी सारी लेट फी याद रखना। सिर्फ ये 2 लेट फी याद रख सकते हो मेरे हिसाब से कि सर अगर रिटर्न डालने में लेट हो गया तो 100 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5000। एनुअल रिटर्न डालने में लेट हो गया तो 100 रुपीज पर डे और सब्जेक्ट टू 0.25% ऑफ टर्नओवर, ठीक है। उसके बाद इतनी सारी दी हुई है, आप चाहो तो इसको रीड कर लो, याद करने की कोशिश मत करना, 2-3 बार रीड कर लो बस, क्योंकि बहुत सारी है, बहुत सारी। रीड तो करना पड़ेगा बट छोड़ नहीं सकते इसको एग्जाम के लिए, एक बार रीड जरूर करके जाना। MCQ आ सकता है, राइटिंग में नहीं आता है, MCQ में आ जाता है सर। इसके बाद कहानी, ये पूरा जितना ऊपर चैप्टर पढ़े ये इसकी समरी है, ठीक है। पूरा ऊपर जो पढ़े उसकी समरी है। सर GST प्रैक्टिशनर कौन है? ये वो लोग हैं जो आलसी कामचोर निकम्मे बीकॉम वाले, जिनको जो जिंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ ना पाए, जो CS CMA की सोच भी नहीं पाए, ठीक है, वो लोग GST प्रैक्टिशनर बनते हैं। तो आजकल GST प्रैक्टिशनर्स का सर्टिफिकेट CS CMA भी ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि CA लोग ऐसे उठते हैं नींद से, ऐसे चल जाके GST सर्टिफिकेट ले लेते हैं, ऐसे जाके एग्जाम देते मिल जाता है। और बीकॉम वाले मर मर के कुत्ते सरीके पढ़ते हैं, क्योंकि बाप को थोड़ी सिखाओगे GST क्या होता है, ठीक है। तो हमें पढ़ने की ये सब जरूरत नहीं पड़ती है। GST प्रैक्टिशनर आप लोग पढ़ सकते हो कि कौन GST प्रैक्टिशनर बन सकता है सर। सिटीजन ऑफ इंडिया, साउंड माइंड का होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए या कोर्ट में कॉन्विक्टेड नहीं होना चाहिए सर, एंड सेटिस्फाइड एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। सर या तो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हो चलेगा सर, ठीक है, जिसने पिछले नॉट लेस देन 2 ईयर्स GST में इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट में काम किया हो, या फिर टैक्स सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर हो पुराना वाला, 5 साल से ज्यादा काम किया हो, या फिर जो देखो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वो लोग का अप्लाई कर सकते हैं सर, ठीक है। फॉरेन डिग्री, फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री लिया वो अप्लाई कर सकता है। एनी अदर एग्जामिनेशन, या फिर देखो 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 हम CA बनने के बाद, CS बनने के बाद या CMA बनने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं GST प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट के लिए। सभी CA लोग आजकल कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही सड़ा सा एग्जाम रहता है, मुंह उठा के जाओ और पास हो जाते हैं। CA लोगों को पढ़ना नहीं पड़ता है। बाकी ये सब आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना। GST प्रैक्टिशनर क्या करता है? नाचेगा। क्या करेगा? रिटर्न डालेगा, आउटवर्ड डालेगा, यही सब तो डालेगा, और क्या डालेगा? ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको रीड करना है तो एक बार इसको रीड कर सकते हो, बाकी पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है सर। आया समझ? इतना ही था हमारा रिटर्न चैप्टर। थैंक यू।